गुरुदेवन के देव हो और आप बड़े जगदीश। बेड़ी भव जल बीच में गुरु आय तारो मोहिधीश। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सोनू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के इतिहास संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इससे पहले अपन लगातार 20 क्लासों में 15-15 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज ये अपनी जो क्लास रहेगी वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक विशेष टॉपिक पर आधारित क्वेश्चनों से रहेगी। इससे पहले जितने भी वीडियो थे उसमें राजस्थान की इतिहास संबंधित जितने भी टॉपिक थे उन सब से एक एक क्वेश्चन मैं लेके आ रहा था। लेकिन ये जो अपना वीडियो रहेगा, ये जो अपनी क्लास रहेगी, इसमें मैं आपको बता दूं जो विशेषकर क्वेश्चन रहेंगे 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे के सारे राजस्थान के एकीकरण संबंधित रहेंगे। राजस्थान का एकीकरण। इस क्लास के माध्यम से मैं आपको जो राजस्थान का एकीकरण था, विभिन्न रियासतों को राजस्थान में मिलाने से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको समझाने की कोशिश करूंगा और इसके साथ ये भी कोशिश करूंगा कि इन क्वेश्चनों से बाहर एग्जाम में आपके लिए कोई नया क्वेश्चन आपको न देखने को मिले। ये क्वेश्चन और इन क्वेश्चनों पर आधारित जितने भी फैक्ट हैं उन पर भी अपन चर्चा करने का प्रयास करेंगे, उनकी तह तक जानने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ 15 क्वेश्चन ही बताऊंगा, 15 क्वेश्चनों के साथ में इससे संबंधित जो घटना है उसका भी वर्णन मैं आपके सामने करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले या क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी अगर सोनू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का ठिकाना नहीं था। देखो, जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, राजस्थान की विभिन्न रियासतों को मिलाया जा रहा था, उस समय राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी। आपको पता है 19 रियासतें, 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था, मतलब जिसे अंग्रेजी में चीफ कमिश्नरी बोलते थे वो, और ठिकानों को चीफ सीप बोलते थे और केंद्र शासित प्रदेश को चीफ कमिश्नरी बोलते थे। वो एक केंद्र शासित प्रदेश था, या फिर जो आप चीफ कमिश्नरी भी बोल सकते हो, केंद्र शासित प्रदेश। ये तो बेसिक नॉलेज है राजस्थान के बारे में। 19 रियासतें, मतलब अपन कह सकते हैं कि 19 देश थे उसमें। 19 देश, मैं यहाँ रियासतों को देश के नाम से संबोधित करना चाहता हूँ क्योंकि 19 रियासतों के अलग अलग राजा थे और उनके लिए वो अपनी रियासत एक देश से कम नहीं थी। वो उसे अपना हिस्सा और उस रियासत का, उस भूभाग का अपने आप को राजाधिराज या सर्वस्वामी समझते थे। तो 3 ठिकाने की बात की गई, तो निम्न में से कौन सा एक ठिकाना नहीं था, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो उस समय राजस्थान में 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने कौन कौन सी? 3 ठिकानों में से एक था नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा, या कुशलगढ़, नीमराणा और लावा, ये 3 ठिकाने थे। कुशलगढ़ ठिकाना बांसवाड़ा में पड़ता था। अगर कहीं कभी पूछ ले कि कौन सा ठिकाना कहाँ पर था, सॉरी, तो बता देना कुशलगढ़ सर बांसवाड़ा में था। नीमराणा अलवर में था। नीमराणा ठिकाना अलवर, अलवर से ये अलग हुए थे, मतलब कुशलगढ़ बांसवाड़ा से अलग हुआ था, नीमराणा ठिकाना अलवर से अलग हुआ था। और लावा था, ये टोंक रियासत से अलग हुआ था, टोंक रियासत। तो ये इन 3 ठिकानों के बारे में थोड़ी जानकारी रखना, कुशलगढ़, नीमराणा और लावा। तो फिर सर अजमेर मेरवाड़ा क्या था? अजमेर मेरवाड़ा उस समय का केंद्र शासित प्रदेश था। एकमात्र चीफ कमिश्नरी, जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उस समय के जो एकमात्र चीफ कमिश्नरी थी या केंद्र शासित प्रदेश था वो अजमेर मेरवाड़ा था। ये भी याद रख लेना, कभी कभार पूछ लेते हैं।
अब तो ये बेसिक नॉलेज याद रखना, कितने ठिकाने थे, कितनी चीफ कमिश्नरी थी और कितनी रियासतें थी। 19 रियासतों को, 3 ठिकानों को और 1 चीफ कमिश्नरी को, इन सभी को राजस्थान में मिलाना था उस समय। अगर ये सभी राजस्थान में मिल जाए, इन ये सभी एकत्रित हो जाए, इकट्ठे हो जाए, तो राजस्थान संघ का निर्माण हो जाता। इन सबको मिलाने को ही राजस्थान का एकीकरण बोला जाता था। अब इसके लिए क्या प्रयास किए गए, देखो पहला क्वेश्चन, कि निम्न में से किस अधिनियम में सर्वप्रथम ब्रिटिश इंडिया, मतलब जो अंग्रेजों के अधीन था, ब्रिटिश इंडिया जिस पर सीधा अंग्रेजों का अधिकार था, ब्रिटिश इंडिया और देसी रियासतें मतलब अपने जो राजस्थान की 19 रियासतें और अन्य भी कई राज्यों में जो रियासतें थी, उन सबको मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई। सर्वप्रथम कब यह बात की गई कि जो ब्रिटिश इंडिया है, मतलब जो सीधे अंग्रेजों के अधिकार में जो भारत है, ब्रिटिश इंडिया, और देसी रियासतें, इन सबको मिलाकर सर्वप्रथम अखिल भारतीय संघ बनाने की बात किस अधिनियम में की गई। आपने अधिनियम के बारे में पढ़ा होगा, 1909 का अधिनियम, 1919 का, 1935 का, 1947 का। कौन से अधिनियम में यह बात की गई अखिल भारतीय संघ बनाने की? तो मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, उस भारत शासन अधिनियम में ब्रिटिश इंडिया और देसी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई थी। लेकिन इसमें हुआ क्या, ब्रिटिश इंडिया तो सब पक्ष में था, ब्रिटिश इंडिया तो मिला ना था, लेकिन जो देसी रियासतें थी, यहाँ के जो राजा थे, शासक थे, उनके ऊपर छोड़ दिया कि अगर आप मिलना चाहते हो तो मिलो और ना नहीं मिलो, आपकी जैसी रुचि है वैसा करो। अब देखो, राजाओं का अपना प्रदेश, अपना राज्य, अपना देश, उनको वो एक संघ में मिलाकर अपना स्वामित्व खत्म करना कदापि वो पसंद नहीं करते थे। इसीलिए जो देसी रियासतें थी, वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने अखिल भारतीय संघ बनाने में अरुचि प्रदर्शित की। वो कहेगी ना साहब, ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपने देश को ही मिटाते। आज तो मैं यहाँ का राजा हूँ, पूरी जनता मुझसे पूछती है, ये सारे के सारे मेरे अंडर में चलते हैं, लेकिन अगर कल मैंने अखिल भारतीय संघ में मेरी राज्य, मेरी रियासत को मिला दिया तो मुझे कौन पूछेगा, गए पहला समय में राजा हो, हम दुखी हैं कौन, मेरी कुछ औकात ही नहीं रह जाएगी। तो जो देशी रियासतों के राजा थे, उन्होंने संघ बनाने में अरुचि प्रदर्शित की। तो सर्वप्रथम 1935 के भारत शासक अधिनियम में यह प्रयास किया गया था। अगला क्वेश्चन, आशा करता हूं कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहे होंगे, और जो अपन इसमें जो क्वेश्चनों की सीरीज है, वो लगातार मैं आपको चरण वाइज समझाता जाऊंगा कि जो पहला चरण था, उससे पहले ये घटनाएं हुई थी, प्रथम चरण में ये चीज़ हुई थी, द्वितीय चरण में ये चीज़ हुई थी, सारी की सारी एकदम कंटिन्यूज पढ़ते जाएंगे ताकि आपको आसानी से याद रहे। दूसरा क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस शासक ने आसपास की रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया? अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन राजस्थान का एक शासक था जिसने क्या किया, उसने अपनी आसपास की जो रियासतें थी उनको अपने में शामिल करके उनको कहा कि आप आओ, सब इकट्ठे होते हैं और सब मिलकर एक राजस्थान यूनियन बनाते हैं। राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो मेवाड़ के महाराणा थे भोपाल सिंह। मेवाड़ के महाराणा थे, मेवाड़ के महाराणा थे भोपाल सिंह। मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने आसपास के जितने भी राजा थे, राजस्थान के राजा, गुजरात के और मालवा के जो सभी राजा थे, उनको पत्र लिखा और कहा कि आइए सब मेवाड़ में बैठक करते हैं। ये ब्रिटिश इंडिया वाले राजनेता दौड़ रहे हैं, पता नहीं कल अपन को कहाँ फेंक के रख दें। आ जाओ, सभी पहले से इकट्ठे हो जाते हैं और राजस्थान यूनियन बनाते हैं, तब ताकि इतने तो इकट्ठे रहेंगे, हमको तो नहीं तोड़ पाएंगे। तो महाराणा भूपाल सिंह ने जो मेवाड़ के राजा थे, उन्होंने एक बैठक बुलाई। ये बैठक 25 और 26 जून 1946 को बुलाई गई।
25 और 26 जून 1946 को बुलाई गई थी उदयपुर में। उदयपुर में यह बैठक बुलाई गई। राजस्थान, गुजरात, मालवा के राजा आए। वो कहते हैं कि इसमें लगभग 22 रियासतों के राजा आए थे, 22 प्रतिनिधि। बाईस प्रतिनिधि आए। एक बार तो उन्होंने हामी भर दी कि हाँ साहब राजस्थान यूनियन बना लेंगे। अब पता नहीं क्यों हामी भरी। देखो, एक तो डर होता है। शायद उन्होंने मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, उसमें के चर्चित आदमी, एक बहुत बड़ी रियासत जिसका दबदबा था पूरे राजस्थान में, आसपास के इलाकों में, मेवाड़, और उसके राजा अगर आमंत्रित करे और ना आए, ऐसे तो हिम्मत किसी की हो नहीं सकती। एक बार तो आ गए सारे के सारे, आमी भी हाँ महाराणा भूपाल सिंह हम आपके साथ हैं, आप बनाओ। लेकिन कहते हैं कि जब वो वापस चले गए अपने अपने रियासतों में, तो उसके बाद में उन्होंने ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई, और जब दोबारा बैठक करने की सोची तो वो नहीं आए। तो एक बार तो 22 प्रतिनिधि आए थे, लेकिन मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह के यह प्रयास, राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास, सफल नहीं हुआ। ऐसे ही प्रयास अगर मैं आपको बताऊं तो भोपाल सिंह के दीवान थे उस समय के एम मुंशी। के एम मुंशी ने भी ये प्रयास किए थे कि इनको मिलाएं और एक राजस्थान यूनियन बनाए, लेकिन उनके भी प्रयास सफल नहीं हुए। और उसके अलावा जो आमेर के राजा थे स्वाभिमान सिंह, ये आपको लिखा हुआ पड़ा है, स्वाभिमान सिंह द्वितीय। स्वाभिमान सिंह द्वितीय के पीएम थे वीटी कृष्णारामचारी। वीटी कृष्णामाचारी। इन्होंने भी एक संगठन बनाने का प्रयास किया था। तो स्वाभिमान सिंह सेकंड के पीएम वीटी कृष्णारामचारी ने भी ये प्रयास किए थे कि एक संगठन बनाया जाए रियासतों का। अब देखो, जो आमेर के शासक या जयपुर के शासक थे ना, वो अलवर और करौली को अपना बाग मानते थे। वो चाहते थे कि बाकी मिले या ना मिले, अलवर और करौली को हमारे साथ मिला दो साहब। हर हमेशा उनका यही प्रयास रहा था कि अलवर और करौली हमारा बाग है और अलवर और करौली को हमारे में मिला दो। तो वीटी कृष्णाचार्य ने यही प्रयास किए थे। बाकी रियासतों को से लेना देना नहीं था कि अलवर और करौली को सब हमारे साथ मिला दो। इसी तरह के प्रयास किसने किए थे? तो डूंगरपुर के राजा थे लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के राजाओं को आमंत्रित किया और कहा कि आप आ जाओ, हम तीनों मिलकर एक वागड़ संघ बना देते हैं। लेकिन देखो, इस तरह के सभी प्रयास उस समय विफल हो रहे थे, क्योंकि सब अलग देश था, कोई किसी देश से मिलकर अपनी अस्तित्व खोना नहीं चाहता था। तो ये क्वेश्चन था अपना। अगला क्वेश्चन देखो, भारत सरकार द्वारा रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? अब भारत सरकार को पता चल गया कि इन रियासतों को मिलाना तो पड़ेगा, उसके लिए एक अलग से विभाग बनाओ ताकि उन सब की जानकारी रखे, किस प्रकार उसको मैनेजमेंट उसका करना है, किस प्रकार उनको शामिल करना है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा 5 जुलाई 1947 ईस्वी को, 5 जुलाई 1947 ईस्वी को रियासती विभाग की स्थापना की गई। इसके मंत्री किसे बनाया गया? तो इसे मंत्री बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इसका मंत्री बनाया गया। और इसका सचिव बनाया गया था वो वीपी मेनन को बनाया गया था। याद रखना, वीपी मेनन। वीपी मेनन को रियासती विभाग का सचिव और मंत्री बनाया गया था, वो वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। अब रियासती विभाग की या रियासती सचिवालय की स्थापना हो गई और ये रियासतों को इकट्ठा करने में, राजस्थान भारत में मिलाने का प्रयास करने लग गई। और इन्होंने शर्त रखी कि साहब जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, या जिसकी आय
1 करोड़ से अधिक है, वो तो अपने आप को स्वतंत्र रख सकती है, उनको तो हम अलग रख लेंगे। लेकिन इसके अलावा जितनी भी रियासतें हैं उनको या तो किसी संघ में शामिल होना पड़ेगा, या उनको हम ब्रिटिश इंडिया में शामिल कर लेंगे, या किसी प्रकार का जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन ऐसी रियासतों को हम स्वतंत्र नहीं रहने देंगे। अगर किसी की आय 10 लाख है और जनसंख्या 10 लाख प्लस है और आय 1 करोड़ प्लस है, तो उनको तो हम छुएंगे नहीं साहब, आपको जैसा करना है वैसा करो। तो ये शर्तें उस समय 4 रियासतें पूरी करती थी। 4 रियासतें थी वो स्वतंत्र रह सकती थी, जिनकी आय 10 लाख से अधिक थी, जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी और आय 1 करोड़ से अधिक थी। वो 4 रियासतें कौन कौन सी थी? बीकानेर, और जोधपुर। 4 बड़ी बड़ी रियासतें, जोधपुर, मेवाड़ और जयपुर। ये 4 रियासतें उस समय स्वतंत्र रह सकती थी। अब मैंने आपको बताया था 19 रियासतें थी, याद रखना 19 रियासतें, 19 में से 4 स्वतंत्र रह सकती थी, ठीक है। अब एक रियासत थी जैसलमेर। जैसलमेर रियासत एक अलग सटे हुए भाग, राजस्थान से थोड़ी दूर दराज की रियासत थी, पाकिस्तान के जस्ट पास में पड़ती थी। तो पाकिस्तान वाले जैसलमेर को अपने में शामिल करना चाहते थे, जैसलमेर रियासत को, और उन्होंने वहाँ के कबीले थे, उन्होंने जैसलमेर पर हमला भी किया। तो उस समय जो जोधपुर रियासत थी उसने जैसलमेर की सहायता की थी। तो जैसलमेर रियासत पूरी तरह से जोधपुर पर निर्भर थी। जैसलमेर रियासत के शासक ने कहा कि साहब जैसा जोधपुर रियासत करेगी ना उस प्रकार हम कर लेंगे। अगर जोधपुर रियासत पाकिस्तान में शामिल होती है तो हम पाकिस्तान में चले जाएंगे, अगर इंडिया में शामिल होती है तो हम इंडिया में शामिल। तो जैसलमेर रियासत पूरी तरह से जोधपुर पर निर्भर थी। अब 4 स्वतंत्र थी, एक जैसलमेर जोधपुर पर निर्भर थी। 19 में से 5 निकालो, पीछे रही 13 रियासतें। इन 13 रियासतों का विलय करना था। 19 में से 5 पीछे रही, सॉरी 14 रियासतें पीछे रही थी। 14 में से एक रियासत थी सिरोही। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात के निवासी। सिरोही में क्या, आबू देलवड़ा के मंदिर, माउंट आबू पर्यटक स्थल, और काफ़ी आमदनी वाला क्षेत्र था सिरोही, ठंडा इलाका। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सिरोही को बंबई प्रांत में शामिल करना चाहते थे। बंबई प्रांत, इन्होंने कहा कि सब सिरोही तो बंबई प्रांत में जाएगी। इस प्रकार 4 स्वतंत्र रियासतें, एक जैसलमेर, एक सिरोही, इनका तो निश्चय हो गया। 6 रियासतें गई पीछे, अब रही 13 रियासतें। अब इन 13 रियासतों का किस प्रकार विलय होता है, आगे अगले क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। कौन सी रियासत के राजा ने अपने क्षेत्र में दंगे भड़कने के कारण शासन भारत सरकार के हाथों में सौंप दिया था? वो कौन सी रियासत थी जिसमें दंगे भड़के तो वहाँ का जो शासक था उसने पूरे के पूरे शासन के अधिकार भारत सरकार के हाथों में सौंप दिए थे? देखो उसमें 2 रियासतों में दंगे भड़के थे, एक भरतपुर और एक अलवर। भरतपुर और अलवर। अब रियासती विभाग वल्लभ भाई पटेल जी, वीपी मेनन जी इसी की आड़ में थे कि सर्वप्रथम विलय किसका किया जाए, और उन्हें उपयुक्त मौका मिला भरतपुर और अलवर में। भरतपुर में दंगे भड़के। भरतपुर के उसमें शासक थे बृजेंद्र सिंह। बृजेंद्र सिंह दंगे भड़के, दंगों को दबाने में असफल रहे बृजेंद्र सिंह। उस समय वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को लगा उपयुक्त टाइमिंग है, शॉट मार दो। गए बृजेंद्र सिंह के पास में कि यार आप विफल हो। बृजेंद्र सिंह ने कहा यार इतना तो डफोड़ नहीं हो, लेकिन आप चाहते हो कि मैं विलय कर दूं तो लो, मुझे शासन का मोह माया है ही नहीं, आप ले जाओ भरतपुर रियासत को। तो भरतपुर के राजा बृजेंद्र सिंह ने अपने रियासत के जितने भी अधिकार थे वो सारे के सारे भारत सरकार को सौंप दिए, और रियासती विभाग ने भरतपुर का एक प्रशासक नियुक्त किया अपनी तक कि जब तक बाकी सभी रियासतों का
विलय कर दिया जाए, राजस्थान संघ का निर्माण कर दिया जाए, तब तक भरतपुर रियासत को चलाने का काम करेंगे, वो करेंगे एस.एन. सप्रू। याद रखना, कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कभी कभार कि ब्रजेंद्र सिंह के द्वारा शासन भारत सरकार के हाथों में सौंप देने के बाद भरतपुर रियासत का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? तो एस.एन. सप्रू को प्रशासक नियुक्त किया गया था। अब भरतपुर शामिल हो गया, तैयार था साहब, पास में रहा अलवर। उस समय अलवर के राजा तेज सिंह व पीएम खरे थे। अलवर अलवर के राजा थे तेज सिंह, व पीएम थे वो तेज सिंह खरे थे, कैसा कुछ नाम था, खरे, याद रखना। इन दोनों का नाम महात्मा गांधी की हत्या में आ गया, तेज सिंह का और पीएम खरे का। अलवर के राजा थे तेज सिंह और प्रधानमंत्री थे वो खरे थे। इन दोनों का नाम महात्मा गांधी की हत्या में आया, तो इन दोनों को बंदी बना लिया। अब अलवर रियासत भारत सरकार के कब्जे में, भरतपुर रियासत का शासन वैसे ही सौंप दिया। पीछे रही धौलपुर और करौली। अब धौलपुर और करौली को कैसे शामिल करें, धौलपुर और करौली को, तो अगले क्वेश्चन में इसके बारे में चर्चा करते हैं कि मत्स्य संघ की राजधानी किसको बनाया गया? मत्स्य संघ की राजधानी किसको बनाया गया? तो मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया था, वो तो आपको पता है सब, अलवर को बनाया गया था। अब देखो, मत्स्य संघ प्रथम चरण था। प्रथम चरण का नाम रखने की बात आई तो जो के.एम. मुंशी जी थे, उन्होंने इस क्षेत्र के प्राचीन नाम को देखते हुए प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने की बात रखी। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ किसके द्वारा रखा गया, तो के.एम. मुंशी के द्वारा रखा गया। ठीक है, मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाया गया। अब मैंने आपको बताया था कि अलवर और भरतपुर शामिल हो गई थी, धौलपुर और करौली पीछे रह गए थे। धौलपुर के राजा थे उदयभान सिंह। धौलपुर के राजा थे उदयभान सिंह। धौलपुर के राजा उदयभान सिंह के पास गए कि आप थार पड़ोसी दो रियासत अलवर भरतपुर मारे में शामिल होगी है, लारे थे ही रह जाओ, और कोई उपयुक्त मौको है, अगर थे भी शामिल हो जाओ तो थाने मत्स्य संघ का राज प्रमुख बना देवा। तो उदयभान सिंह समझ गए कि छोड़ने वाले तो है नहीं, पहले हो बाद में वो शामिल होना पड़ेगा। तो उदयभान सिंह ने हामी भर दी और उदयभान सिंह को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया। लॉलीपॉप पकड़ाया गया कि आप राज प्रमुख हो उदयभान सिंह को। करौली के गणेश पाल बोले साहब मैं कहाँ जाऊँ, शामिल कर लो मुझे भी कैसे भी करके। तो करौली के राजा गणेश पाल को उप राज प्रमुख बनाया गया। याद रखना किसी प्रकार के कि सर ने बताया था अलवर और भरतपुर को किस प्रकार शामिल किया गया, बाद में धौलपुर और करौली पीछे रहे। तो धौलपुर के राजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया और करौली के राजा गणेश पाल को उप राज प्रमुख बनाया गया। अब राजधानी की बात आई तो राजधानी तो साहब अलवर ही बनेगी, अलवर को राजधानी बना दिया गया। उद्घाटन कहाँ किया जाए, तो उद्घाटन किया गया वो 18 मार्च 1948 ईस्वी को भरतपुर में इसका उद्घाटन किया गया। एन.वी. गाडगिल को उद्घाटन के लिए बुलाया गया और इन्होंने मत्स्य संघ का उद्घाटन किया, और इस प्रकार ये राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, तो अलवर के शोभाराम कुमावत। अलवर के शोभाराम कुमावत को राज प्रमुख पीएम बनाया गया, और भरतपुर के थे जुगल किशोर चतुर्वेदी। याद रखना, ये तो थे पीएम, और भरतपुर के थे जुगल किशोर चतुर्वेदी।
नामी आदमी थे। तो जुगल किशोर चतुर्वेदी को उप पीएम बनाया गया। तो ये था एकीकरण का प्रथम चरण। अगला क्वेश्चन, एकीकरण के किस चरण में कुशलगढ़ ठिकाने को राजस्थान में शामिल किया गया था? एकीकरण का वह कौन सा चरण था जिसमें कुशलगढ़ ठिकाने को राजस्थान में शामिल किया गया था, राजस्थान संघ में? तो एकीकरण के प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। एकीकरण के द्वितीय चरण का नाम था राजस्थान संघ। राजस्थान संघ। एकीकरण के द्वितीय चरण में कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा और टोंक और कुशलगढ़ ठिकाना, इन सबको एकीकरण के द्वितीय चरण में राजस्थान संघ जिसका नाम था उसके तहत मिला लिया गया। इन सबको एकत्रित किया गया। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक। कितनी रियासतें थी याद कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक शाहपुरा, 9। कुल 9 रियासतों को शामिल कर लिया गया दूसरे चरण के तहत, और कुशलगढ़ ठिकाने को भी शामिल कर लिया गया। अब बात आई इसके उद्घाटन की, तो राज प्रमुख, उपराज प्रमुख किसे बनाए, राजधानी किसे बनाए, ये सभी बात है। तो एकीकरण के द्वितीय चरण में जो कोटा के राजा थे भीम सिंह, इनको राज प्रमुख बनाया गया। इनको राज प्रमुख बनाया गया और उद्घाटन भी कोटा में ही किया गया था। राज प्रमुख, अब बाकी को लॉलीपॉप देने के लिए उपराज प्रमुख बनाना था। उपराज प्रमुख, उसमें 2 व्यक्तियों को बनाया गया था, एक बहादुर सिंह बूंदी और एक लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, बहादुर सिंह बूंदी को वरिष्ठ उपराज प्रमुख और लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था। हालांकि उस समय बहादुर सिंह जो बूंदी वाले थे उन्होंने विरोध किया था कि सब कोटा छोटी रियासत है, हमसे अलग होकर बनी है, और आप इस छोटी रियासत के राजा को राज प्रमुख बना रहे हो, ये तो हमारे साथ अन्याय है। जब जब तक सभी रियासतें एकत्रित हो गई थी तब तक बहादुर सिंह इस बात का विरोध करते ही रहे थे कि मुझे उपराज प्रमुख या राज प्रमुख बनाओ या मत बनाओ, लेकिन भीम सिंह जो कोटा वाले, इसको राज प्रमुख मत बनाओ। उसके बाद में उद्घाटन भी कोटा में किया गया। उद्घाटन भी कोटा में किया गया। द्वितीय चरण का उद्घाटन कब किया गया? द्वितीय चरण का उद्घाटन 25 मार्च 1948। वो प्रथम चरण का 18 मार्च था, 18 मार्च, और ये 25 मार्च, मतलब 5-7 दिन बाद में। वही NV गाडगिल पास में आए हुए थे, निक में आदमी। आज क्या कर रहे हैं यार वहाँ पर, एक चरण का उद्घाटन कर दिया, दूसरे का भी तू कर ले, तीसरे में और किसी को देखेंगे। तो NV गाडगिल ने फिर दूसरे चरण का उद्घाटन कर दिया। और जो रियासत थी शाहपुरा, अब PM बनाने की बात आई तो मैं आपको बता दूं कि शाहपुरा, शाहपुरा के राजा थे सुदर्शन देव। इन्होंने पहले ही अपने राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी थी, और उत्तरदायी शासन की स्थापना करके सुदर्शन देव ने गोकुललाल असावा को PM बना दिया। तो फिर द्वितीय चरण का PM भी गोकुललाल असावा को रखा गया था। गोकुललाल असावा, अगर प्रश्न पूछा जाए कि दूसरे चरण का PM किसे बनाया गया, प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा को बनाया गया था, याद रखना। प्रथम चरण का PM किसे बनाया गया था? शोभाराम कुमावत अलवर के थे, उनको बनाया गया था। और द्वितीय चरण का PM बनाया गया था, वो गोकुललाल असावा को बनाया गया था, जो शाहपुरा रियासत के थे। अगला क्वेश्चन, एकीकरण के तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन निम्न में से
देखो, मत्स्य संघ, राजस्थान संघ और फिर संयुक्त राजस्थान। तो एकीकरण के तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन निम्न में से किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? संयुक्त चरण का उद्घाटन एनवी गाडगिल, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या वीपी मेनन। पहले तो ये बताऊं कि एकीकरण के तृतीय चरण में कौन शामिल हुआ था। तो एकीकरण के द्वितीय चरण में बना था राजस्थान संघ। राजस्थान संघ में मेवाड़ को मिलाकर संयुक्त राजस्थान का गठन किया गया। यह एकीकरण का तृतीय चरण था। संयुक्त राजस्थान बहुत बड़ी रियासत मेवाड़, जो सबसे ज्यादा ताकतवर, जिसकी आमदनी सर्वाधिक, क्षेत्रफल सर्वाधिक, जनसंख्या सर्वाधिक, वो रियासत शामिल हो रही है। तो उद्घाटन के लिए कोई छोटा मोटा लल्लू पुल्लू थोड़ा ही आएगा। देखो, जब फंक्शन किसी बड़े आदमी के हो ना, कि गांव में हगड़ो मोटो सरपंच या कोई मोटो नेतो है, जी टाइम बिंगे घर कोई काम हुआ, जना बड़े बड़े लोग तो मंत्री साहब है या तो आवे ही है, तो साहब बहुत बड़ा आप देश कह सकते हो, उसमें का देश मेवाड़, वो अपने आप को संयुक्त राजस्थान में शामिल कर रहा है। तो उसके उद्घाटन के लिए स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि मेवाड़ शामिल हो रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा एनवी गाडगिल को, पूरे दिन उद्घाटन करता ही फिरेगा कि आप वापिस आ जा, इसका तो उद्घाटन मैं करूंगा। तो तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसकी राजधानी किसको बनाई जाए? तो राजधानी किसको, क्या सोचने की बात नहीं, राजधानी तो उदयपुर होगी। उद्घाटन कौन करेगा? जवाहरलाल नेहरू करेगा। उद्घाटन किया गया 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को। 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। राजधानी उदयपुर को बनाई गई और महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख का पद दिया गया। महाराणा भूपाल सिंह। जब कभी क्लास लूंगा 1857 की क्रांति की, तब बताऊंगा कि क्यों इतनी बड़ी रियासत के राजा महाराणा भूपाल सिंह, जो अपने आप को स्वतंत्र रख सकते थे, फिर भी इन्होंने संयुक्त राजस्थान में विलय की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किए, क्यों ये संयुक्त राजस्थान में शामिल हो गए। इसके पीछे लंबी कहानी कभी बताऊंगा आपको, जब मैं पूरी राजस्थान के एकीकरण की पूरी क्लास लूंगा तब। अगला क्वेश्चन देखो, एकीकरण के चरण और प्रधानमंत्री का कौन सा जोड़ा असम्मिलित है? कि कौन से चरण में कौन प्रधानमंत्री बना? प्रथम चरण में शोभाराम कुमावत, सही है। द्वितीय चरण में गोकुललाल असावा, सही है। तृतीय चरण में गोकुललाल असावा। चतुर्थ चरण में हीरालाल शास्त्री। अब देखो, सीधा दिमाग उसी प्रकार यहीं गया, जिन टाइम मैं भी परीक्षा दूँ मेरा दिमाग इतनी जावे। क्या देखो सर, द्वितीय चरण तृतीय चरण दोनों जगह गोकुललाल असावा, गोकुललाल असावा। सर दोनों जगह गोकुललाल असावा नहीं हो सकता। तृतीय चरण में मेवाड़ रियासत मिली है, तृतीय चरण में मेवाड़ रियासत मिली है, और प्रधानमंत्री एक शाहपुरा रियासत के गोकुललाल असावा को बनाया जा सकता है क्या? नहीं। उस समय मेवाड़ के यशस्वी नेता माणिक्यलाल वर्मा, तीसरे चरण में मेवाड़ के यशस्वी नेता माणिक्यलाल वर्मा को पीएम बनाया गया था। माणिक्यलाल वर्मा को पीएम बनाया गया था, और गोकुललाल असावा को सीधा हटाया तो नहीं, गोकुललाल असावा को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। गोकुललाल असावा को तृतीय चरण में उप प्रधानमंत्री बना दिया गया था गोकुललाल असावा को, और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बना दिया गया था। उसके बाद में चतुर्थ चरण हुआ, जिसमें जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, ये सभी रियासतें शामिल हुई थी, और हीरालाल शास्त्री को चतुर्थ चरण का प्रधानमंत्री बनाया गया था। और उसके बाद में राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी हीरालाल शास्त्री बने थे। तो बाद में हीरालाल शास्त्री ही प्रधानमंत्री रहे थे। तो ये याद रखना। प्रथम चरण शोभाराम कुमावत तो कहाँ के थे, मैंने आपको बता दिया, शोभाराम कुमावत अलवर के थे। द्वितीय चरण में गोकुललाल असावा कहाँ के थे, ये शाहपुरा रियासत के। तृतीय चरण में माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर या मेवाड़ के थे, और चतुर्थ चरण में हीरालाल शास्त्री जयपुर या कहो या आमेर रियासत के थे। अगला क्वेश्चन देखो, बीकानेर रियासत का विलय एकीकरण के किस चरण में किया गया था?
बीकानेर रियासत का विलय एकीकरण के किस चरण में किया गया था? तो मैंने आपको 3 चरण पढ़ा दिए। अभी तक बीकानेर का विलय नहीं हुआ। प्रथम चरण मत्स्य संघ, दूसरे चरण में भी नहीं हुआ राजस्थान संघ में, फिर संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ का विलय हुआ, फिर आया चतुर्थ चरण। एकीकरण के चतुर्थ चरण में बीकानेर के महाराजा थे शार्दुल सिंह। उन्होंने कहा कि मैं मेरी रियासत को राजस्थान में मिला दूंगा। शार्दुल सिंह। लॉर्ड माउंटबेटन और वीपी मेनन उसमें इन्होंने प्रयास किए थे इन सभी बड़ी रियासतों को राजस्थान में मिलाने के लिए। ये सभी प्रत्येक राजा के पास में गए थे, प्रत्येक के पास उनसे विनती की थी कि आप ये कर लो, वो कर लो। तो लॉर्ड माउंटबेटन व वीपी मेनन के प्रयास से अपने बीकानेर रियासत के राजा शार्दुल सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और इस प्रकार विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत बन गई थी, वो बीकानेर बन गई थी। तो ये चतुर्थ चरण में शामिल हुई थी। चतुर्थ चरण में कौन कौन शामिल हुआ था? तो चतुर्थ चरण में याद रखना, जैसलमेर शामिल हो गई थी, जोधपुर पर निर्भर थी, जैसलमेर हो गई, जोधपुर हो गई और बीकानेर भी हो गई। और इसके अलावा जो अपनी जयपुर रियासत थी वो भी शामिल हो गई। अलवर अपने जो मेवाड़ थी वो इससे पहले शामिल हो चुकी थी। तो ये 4 बड़ी रियासतें शामिल हुई थी, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर। ये 4 बड़ी रियासतें शामिल हुई थी चतुर्थ चरण में, 4 बड़ी रियासतें। अगला क्वेश्चन देखो, राजधानी के चुनाव के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? अब राजस्थान की लगभग सभी बड़ी बड़ी रियासतें, मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, बीकानेर सभी शामिल हो चुकी थी। तो अब राजधानी का चुनाव करना था कि इस बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी किसे बनाया जाए। उसके लिए एक समिति का गठन किया गया था। वह कौन सी समिति थी? पी सत्यनारायण राव समिति। पी सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया था। मूलतः जो टक्कर थी वो जयपुर व जोधपुर के बीच में थी। कईयों ने कहा कि जयपुर को राजधानी बनाओ, कईयों ने कहा कि साहब नहीं, जोधपुर को बनाओ। मूलतः टक्कर इन दोनों के बीच में थी। बाद में पानी की व्यवस्था को देखते हुए और दिल्ली के पास का क्षेत्र को देखते हुए जयपुर को राजधानी बनाया गया था। ये सिफारिश थी वो पी सत्यनारायण राव समिति की थी। इसके 3 सदस्यों का नाम याद रखना, बी आर पटेल, टी सी पुरी और एच पी सिन्हा। ये 3 इसके सदस्य थे पी सत्यनारायण राव समिति के। इन्होंने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने का प्रस्ताव दिया था और बाद में जयपुर ही राजस्थान की राजधानी बनी थी। अगला क्वेश्चन, एकीकरण के किस चरण के उद्घाटन दिवस को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा? राजस्थान के एकीकरण का वह कौन सा चरण था जिस दिन उसका उद्घाटन किया गया उसी दिन को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा? तो एकीकरण के जो चतुर्थ चरण था जिसमें वो 4 बड़ी रियासतें शामिल हुई थी, उसके उद्घाटन के लिए स्वयं सरदार पटेल जी आए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का उद्घाटन किया गया था 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को 30 मार्च 1949 को उस दिन चैत्र शुक्ल की एकम थी। चैत्र शुक्ल की एकम, विक्रम संवत 2006 जयपुर में चतुर्थ चरण का उद्घाटन किया गया। और ये चैत्र शुक्ल की इस एकम के तिथि के दिन 30 मार्च को उसी दिन से राजस्थान दिवस मनाना प्रारंभ कर दिया गया था। तो एकीकरण का चतुर्थ चरण था जिसके उद्घाटन दिवस को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। याद रखना कभी पूछे तो। इसका उद्घाटन जयपुर में किया गया था। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाकर संयुक्त वृहत राजस्थान के गठन में किस एक समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? मत्स्य संघ पहला, मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान। अब बनाना था संयुक्त वृहत राजस्थान। उसके लिए मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाना था। कौन सी समिति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर मत्स्य संघ को संयुक्त वृहत राजस्थान में मिलाया था? कौन सी वह प्रमुख समिति थी? उस समिति का नाम था डॉक्टर शंकर राव देव समिति। पी सत्यनारायण राव समिति वो होगी, राज्य पुनर्गठन आयोग था नहीं, और बलराम मेहता समिति ये तो मैंने ऐसे ही अपने हिसाब से ऑप्शन बना दिया, बलराम मेहता। डॉक्टर शंकर राव देव समिति थी।
डॉक्टर शंकर राव देव समिति के प्रयासों से मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाकर संयुक्त वृहत राजस्थान का गठन किया गया। और जो मत्स्य संघ के पीएम थे शोभाराम कुमावत को शास्त्री के जो हीरालाल शास्त्री थे उनके मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया और 15 मई 1949 को इसका विलय कर दिया गया। 15 मई 1949 ईस्वी को मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कर दिया गया और संयुक्त वृहत राजस्थान का गठन किया गया। याद रखना, डॉक्टर शंकर राव देव समिति। अगला चरण, सिरोही का राजस्थान में विलय कब किया गया? मैंने आपको कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सिरोही को बम्बई प्रांत के अंदर मान रहे थे, कहा कि इसको बम्बई प्रांत के अंदर मिलाएंगे, लेकिन फिर वहाँ के लोगों के जनमत के विद्रोह के कारण सिरोही के कुछ भाग को, पूरी सिरोही को नहीं, माउंट आबू को और बाकी भागों को तो हालांकि गुजरात या बम्बई प्रांत में मिला दिया गया था, लेकिन काफ़ी सिरोही का विलय राजस्थान में कब किया गया? वो विलय मान लिया गया था कि सिरोही का राजस्थान में विलय हो गया है। कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को सिरोही का राजस्थान में विलय कर दिया गया। हालांकि सिरोही के आबू और देलवाड़ा, याद रखना, आबू देलवाड़ा सहित नवासी गांवों को बम्बई प्रांत में मिला दिया गया था और बाकी सिरोही का राजस्थान में विलय किया गया था। यह आबू देलवाड़ा और बाकी जो 89 प्रांत थे, नवासी प्रांत थे, उनको तो बम्बई प्रांत में मिला दिया गया था और बाद में 1 नवंबर 1956 ईस्वी को इनका राजस्थान में विलय किया गया था। लेकिन सिरोही का अगर आपको पूछे कि राजस्थान में विलय कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन, एकीकरण के सप्तम चरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एकीकरण का सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 ईस्वी को सरदार वल्लभ भाई पटेल की तब तक मृत्यु हो चुकी थी, तो आबू और देलवाड़ा के लोगों ने और विरोध किया और अब इन्होंने विरोध किया कि हमको कहाँ राजस्थान में मिलाया जाए। तो कौन सा कथन असत्य है? क्या इस चरण में आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया? हाँ, मिलाया गया था। अजमेर मेरवाड़ा चीफ कमिश्नरी थी, उसको भी राजस्थान में मिलाया गया। सुनेल टप्पा जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, उसको राजस्थान में मिलाया गया, सही है। सिरोंज को राजस्थान में नहीं, सिरोंज को एमपी में मिलाया गया था, याद रखना। तो ये आज के अपने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे राजस्थान के एकीकरण संबंधित। आशा करता हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अगर आपके पास इससे भी इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उसके बारे में मैं आपको विस्तृत चर्चा करके और बताऊंगा। तो आज की ये अपनी क्लास थी, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।